हेलो गाइस, क्या हालचाल। आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं आपका लॉ टीचर वाईजी। आज हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे नेचुरल लॉ स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। जब हम बोलते हैं स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस तो क्या मतलब है स्कूल्स का। यहाँ पे स्कूल्स का मतलब है स्कूल ऑफ थॉट। अब ये जो सारे पॉलिटिकल थिंकर होते हैं इनको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल थिंकर। उनका काम है सोचना, थ्योरी बनाना, ज्ञान बांटना बेसिकली। तो जो थिंकर्स का सिमिलर ज्ञान होता है ना, उनको एक स्कूल ऑफ थॉट में रख देते हैं। मतलब कि आसपास की थिंकिंग हो, ऐसा नहीं है सारे थिंकर एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत रिलेटेड बात बोल रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बोल रहे हैं, तो उनकी सेम थॉट हुई। तो ऐसे स्कूल्स डिवाइडेड हैं जूरिस्प्रूडेंस में अलग अलग थॉट के। तो मेनली तो 5 स्कूल हैं। नेचुरल स्कूल से ही निकल के फिलोसफिकल स्कूल बनता है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, थोड़े अलग हैं। जैसे मान लो ये अगर नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है तो ये फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है। थोड़ा इनमें सिमिलैरिटी है, लेकिन ये दोनों सिमिलर नहीं है एकदम। अपन फिलोसफिकल स्कूल अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें नेचुरल स्कूल पढ़ रहे हैं। नेचुरल स्कूल के अलावा जो 4 मेन और स्कूल हैं वो है हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल और रियलिस्ट स्कूल। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जूरिस्प्रूडेंस में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, हम फिलोसफर्स के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या ज्ञान दिया, उनने किस प्रकार का ज्ञान दिया। तो सबका भिन्न भिन्न प्रकार का अलग अलग तरह का ज्ञान होता है। ये बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, इन्होंने अलग अलग अपनी थ्योरीज दी। ठीक है, ये सोक्रेटिस है, एरिस्टोटल है, प्लेटो है, सब है। लेकिन इन सब की थिंकिंग थोड़ी मैच करती थी कुछ रिगार्ड में। इधर इन सब की थिंकिंग बैठ रही थी नेचुरल लॉ स्कूल में, तो इन सबको नेचुरल लॉ स्कूल के अंडर में माना जाता है। प्रोपोनेंट्स ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल माना जाता है इन सारे थिंकर्स को। लेकिन नेचुरल लॉ स्कूल का क्या कॉन्सेप्ट है, नेचुरल लॉ स्कूल बोलता क्या है। नेचुरल लॉ इस स्कूल के हिसाब से वो लॉ होता है जो इम्यूटेबल और इटर्नल होता है, जो कभी नहीं बदलता। कांस्टेंट बॉडी ऑफ परमानेंट ट्रूथ्स होता है नेचुरल लॉ। इंसान के बिलीफ बदले, समाज बदले, सोसाइटी बदले, एटीट्यूड बदले, वक्त बदले, कुछ भी बदले, लेकिन ये नेचुरल लॉज नहीं बदलते। ये इम्यूटेबल और इटर्नल रहते हैं। ये है मेन जिस्ट नेचुरल लॉ स्कूल का। इस पे ही बेस्ड है जितने भी इसके फिलोसफर हैं, उनकी थिंकिंग थोड़ी बहुत आगे पीछे अलग है, लेकिन जो मेन कोर है वो यही है कि देयर आर सर्टेन इम्यूटेबल और इटर्नल ट्रूथ्स। इसीलिए नेचुरल लॉ को बोला जाता है डिवाइन लॉ, भगवान का लॉ। ठीक है, ये वाला इसका बेसिक जिस्ट है, इसको आगे और डिटेल में देखेंगे। तो नेचुरल लॉ जो बेस्ड है ना, जिस थिंकिंग पे बेस्ड है, वो है एक ए प्रायोरि प्रोपोजिशन। ए प्रायोरि प्रोपोजिशन क्या होता है? ए प्रायोरि प्रोपोजिशन होता है जिसको फॉर्म करने के लिए आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ए प्रायोरि नॉलेज होती है नॉलेज दैट इज एक्वायर्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, नेचुरल लॉ स्कूल के हिसाब से नेचुरल लॉ इम्यूटेबल और इटर्नल होता है। इंसान के बिलीफ, एटीट्यूड और एक्सपीरियंसेस बदलते रहें, लेकिन वो लॉ नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही नहीं है। कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से नहीं आपको नेचुरल लॉ पता पड़ेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस पे तो डिपेंड ही नहीं करता है ना। इट इज़ अनअफेक्टेड बाय एनी ह्यूमन बिलीव्स और एक्सपीरियंस और एनीथिंग। तो ये ए प्रायोरि नॉलेज है। ए प्रायोरि नॉलेज का मतलब होता है जो आपको बिना एक्सपीरियंस के अपने आप आ सकती है, जो इटर्नल है। उसके बाद जो दूसरी तरह की नॉलेज होती है वो होती है ए पोस्टीरियोरी नॉलेज। इसका मतलब होता है एम्पेरिकल नॉलेज। ये नॉलेज होती है जो अपनी साइंटिफिक नॉलेज होती है, जो एक्सपीरियंस से आती है। ठीक है, जो हिट एंड ट्रायल करके आती है। ठीक है, या फिर जो आपको अपने आप से नहीं पता पड़ सकती, आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, आपको बाहर से कोई एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तभी आपके पास ए पोस्टीरियर नॉलेज आएगी। ए प्रायोरि नॉलेज आपके अंदर से आती है बेसिकली। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं। जूरिस के कई बार ये आते हैं टर्म्स, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। नेचुरल लॉ का समझ गए, ए प्रायोरि नॉलेज से क्या रिलेशन है और नेचुरल लॉ स्कूल क्या बोलता है। अब नेचुरल लॉ के अगर डेवलपमेंट की बात करें, ये जो नेचुरल लॉ की थ्योरीज हैं डेवलप्ड कैसे हुई, तो ये 4 मेन टाइम पीरियड्स में डेवलप हुई। पहला था एंशिएंट पीरियड, सोक्रेटिस, प्लेटो, उनके ज़माने का 2000-2500 साल पहले। दूसरा था मिडिवियल पीरियड, अराउंड 1000 साल पहले, 12th-13th सेंचुरी। फिर रेनेसां पीरियड, मतलब 16th-17th सेंचुरी। और उसके बाद मॉडर्न पीरियड, मतलब 18, 19, 20, 21st सेंचुरी अभी जो चल रही है। तो ये डेवलपमेंट इन सारे पीरियड्स में हुआ है। इसी में इनके मेन थिंकर्स हैं, और ये सारे थिंकर्स के बारे में हम पढ़ेंगे एकदम शॉर्ट में। सारे थिंकर हम निपटाएंगे इस वीडियो में अभी। सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट पीरियड की। 2000 से 2500 साल पहले, मतलब नेचुरल लॉ की नींव रखी गई थी एंशिएंट पीरियड में। इससे पहले कोई इतने थ्योरिस्ट थे ही नहीं।
और एक्चुअली जो एंशिएंट पीरियड के थ्योरिस्ट हैं ये एक तरह से फाउंडर ऑफ फिलॉसफी भी हैं। फिलॉसफी के फाउंडर भी यही हैं, इन्हीं ने ही चालू किया था फिलॉसफी का पूरा ट्रेंड ज्ञान बांटने का बेसिकली। तो ग्रीस में चलते हैं अपन। अगर अपन ग्रीस में जाएंगे तो 3 बंदे हैं बहुत ही फेमस ग्रीस के जो फिलॉसफर हैं। एक है सोक्रेटिस, दूसरा है प्लेटो और तीसरा है एरिस्टोटल। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोक्रेटिस टीचर था प्लेटो का और प्लेटो टीचर था एरिस्टोटल का, और एरिस्टोटल टीचर था किसका? अलेक्जेंडर द ग्रेट का। लेकिन वो फिलोसोफर नहीं है तो उससे अपने को मतलब नहीं है। तो बेसिकली ये 3 जनरेशन है और तीनों एक दूसरे के टीचर थे। प्लेटो ने 20 साल एरिस्टोटल को टीच करा, सोक्रेटिस ने मरने तक प्लेटो को टीच करा, और सोक्रेटिस खुद कुछ लिख के नहीं मरा, प्लेटो ने ही सोक्रेटिस के बारे में, सोक्रेटिस ने जो बोला था खुद पब्लिश करा। तो प्लेटो के थ्रू सोक्रेटिस को हम जानते हैं। तो ये बेसिकली 3 बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं जिनने ज्ञान दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोक्रेटिस की। सोक्रेटिस ने डिफाइन किया था वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब सोक्रेटिस के हिसाब से था कॉन्सेप्ट ऑफ गुड, और इसने बोला था कि हर इंसान में ये वर्च्यू होता है और हर इंसान क्रिटिकली इवैल्यूएट कर सकता है इस वर्च्यू के बेसिस पे पॉजिटिव लॉ को। पॉजिटिव लॉ क्या होता है? पॉजिटिव लॉ होता है मैन मेड लॉ। जैसे नेचुरल लॉ डिवाइन लॉ होता है, पॉजिटिव लॉ होता है मैन मेड लॉ। तो सोक्रेटिस ने बोला कि आप अपने अंदर के वर्च्यू जो आप सब में होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड, क्या अच्छा है क्या बुरा, उसके हिसाब से इवैल्यूएट कर सकते हो पॉजिटिव लॉ को। इसने डेवलप किया था एक सोक्रेटिक मेथड। इस मेथड के हिसाब से अपने स्टूडेंट्स को सिखाता था कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, रीजनिंग क्या होता है, लॉजिक क्या होता है। सोक्रेटिक मेथड बेसिकली काम ऐसे करता है कि आप अपनी थ्योरी बनाओ और उस थ्योरी में ही लूप होल्स ढूंढो, उस थ्योरी में ही कमियां ढूंढो और उन कमियों को पैचअप करो, तो आपकी थ्योरी स्ट्रांग होती जाएगी, आप सच्चाई की तरफ बढ़ते जाओगे। ये बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में अपन लेते हैं ना, कि अपन पहले एक हाइपोथेसिस लेते हैं, ठीक है, अपन कुछ एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि दिस इज ट्रू और फॉल्स कुछ भी, फिर अपन ट्राई करते हैं उसको प्रूव या डिस्प्रूव करने का। तो ये हाइपोथेसिस प्रूव या डिस्प्रूव करना बेसिकली सोक्रेटिक मेथड ही है। तो ये साइंस का जो पूरा मेथड है ना, इस साइंटिफिक मेथड जो है बेसिकली वो इंस्पायर्ड हुआ है सोक्रेटिक मेथड से भी, और इसलिए जो इसने एफर्ट लगाए थे सोक्रेटिक मेथड और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई थी आगे के स्टूडेंट्स को, नई यूथ को, उसके लिए 399 BC में सोक्रेटिस को ट्रायल करके और उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसको मौत की सज़ा दे दी फॉर करप्टिंग द यंग एंड बिलीविंग इन स्ट्रेंज गॉड्स। ये रीजनिंग दी थी उन्होंने कि सोक्रेटिस करप्ट कर रहा है यूथ को क्रिटिकल थिंकिंग सिखा के, और इसको मौत की सज़ा दे दी थी। तो ये हमारे सोक्रेटिस जी ने ज्ञान तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन उस टाइम इनका ज्ञान स्टेट को समझ नहीं आया और स्टेट ने इन्हें डेथ पेनल्टी दे दी, पॉइजन पी के ये मर गए, पॉइजन पिला दिया गया बेसिकली। उसके बाद आए प्लेटो। सोक्रेटिस तो कुछ लिख नहीं पाए, कुछ ज्ञान बांट नहीं पाए ज़्यादा, तो प्लेटो ने सोक्रेटिस के बारे में लिख के सोक्रेटिस को फेमस करा। प्लेटो थे सोक्रेटिस के स्टूडेंट। प्लेटो ने खुद का ज्ञान भी दिया जो कि था डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म्स थे ट्रांसेंडेड आर्chetypes दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन माइंड, इंडिपेंडेंटली ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो बेसिकली ये इसका कॉन्सेप्ट था प्लेटो का नेचुरल लॉ का। नेचुरल लॉ में अपन ने क्या बोला था? इम्यूटेबल ट्रूथ्स, इटर्नल ट्रूथ्स जो कभी नहीं बदलते, सोसाइटी, समाज, दुनिया, किसी वजह से एटीट्यूड। तो इसने ये डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स दिया। इसने बोला फॉर्म्स होती हैं जो ट्रांसेंडेड आर्chetypes होती हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं फिजिकल वर्ल्ड कोई सा भी हो, ह्यूमन माइंड कोई सा भी हो, स्पेस एंड टाइम कोई सा भी चल रहा हो, वो एग्जिस्ट करेंगी। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स का कि कोई चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, आइडियल कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, इसको आइडियलिज्म बोला जाता है, ठीक है, कि एक परफेक्ट चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है और हम उसको परस्यू करेंगे। मुझे ऐसी नॉलेज चाहिए जो परफेक्ट है और बिलीव करना उसमें कि वो नॉलेज एग्जिस्ट करती है। प्लेटो के हिसाब से गुडनेस, वर्च्यू, ऑनेस्टी ये सब फॉर्म्स थे, और इसने बोला था ये सब एग्जिस्ट करती हैं दुनिया के अंदर, बस अपने को इन्हें ढूंढना है, अपने को इन्हें पाना है, ठीक है। ये इटर्नल हैं, इम्यूटेबल हैं, क्योंकि ये सारे आदमियों को मिलती हैं और हर आदमी में सेंस ऑफ जस्टिस होता है। ये थी प्लेटो की थ्योरी बेसिकली। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स थी प्लेटो की थ्योरी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि द रिपब्लिक किसने लिखी या फिर प्लेटो ने कौन सी किताब लिखी, और 4 ऑप्शन दे देंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ फेमस वर्क हैं प्लेटो के और ऐसे दूसरे फिलोसफर के बताता रहूँगा, वो याद कर लेना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं।
प्लेटो के हैं द ट्रायल एंड डेथ ऑफ सोक्रेटिस, द रिपब्लिक, अपॉलजी और द सिंपोजियम। और भी हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं। अब प्लेटो ने दी डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स। प्लेटो का स्टूडेंट था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल 20 साल तक प्लेटो का स्टूडेंट रहा, लेकिन उसने प्लेटो की डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला कि फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में वो बिलीव करता है, लेकिन जो प्लेटो का नोशन है ना उसमें वो बिलीव नहीं करता। वो नोशन ऑफ फॉर्म इटसेल्फ में बिलीव करता है, लेकिन प्लेटो की डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स में नहीं बिलीव करता। बेसिकली प्लेटो की डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स क्या बोलती है कि फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ थिंग्स। एरिस्टोटल ऐसा नहीं मानता। वो बोलता है कि हर फॉर्म किसी और चीज़ की फॉर्म होती है। समझ गए? अ सब्सटैंशियल फॉर्म इज अ काइंड दैट इज एट्रीब्यूटेड टू अ थिंग। मतलब कोई एक पर्टिकुलर आइटम है ना, तो उससे एट्रीब्यूट होके ही फॉर्म निकलेगी। कोई यूनिवर्सल चीज़ नहीं होती कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये चीज़ क्या किस चीज़ से बनी हुई है, या ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्म डिपेंड करती है उस चीज़ पे जिस चीज़ की वो फॉर्म है। समझ गए? ये थोड़ा हाई लेवल का ज्ञान है, लेकिन रटना पड़ेगा। मतलब इतना कुछ रेलेवेंट नहीं आज की तारीख में, वैसे है रेलेवेंट लेकिन नहीं भी है, लेकिन अपने को रटना पड़ेगा। आप समझ लो बस, ठीक है? तो बेसिकली समझ गए ना कि एरिस्टोटल बोलता है कि फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन प्लेटो की डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म से वो नहीं एग्री करता। एंशिएंट पीरियड में हमने देखा ग्रीस में ये 3 ज्ञानी थे जिन्होंने ज्ञान बांटा, लेकिन सिर्फ ग्रीस में ही थोड़ी ना सारे ज्ञानी थे, कुछ ज्ञानी रोम में भी थे। रोम में कौन से ज्ञानी थे? रोम में ये दोनों ज्ञानी थे, एक तो ज़ीनो और एक सिसेरो। ज़ीनो कौन था? ज़ीनो बेसिकली एक बहुत ही रईस आदमी था जिसका सब लुट गया, तो उसने सोक्रेटिस को पढ़ना चालू कर दिया और इंटरेस्ट आ गया उसको फिलॉसफी में। उसके बाद इसने स्टोइसिज्म फाउंड करा, एक नया इसका थ्योरी जो भी, और इसने अपने स्टूडेंट्स बनाए, फॉलोवर बनाए, उन फॉलोवर्स को स्टोइक्स बोलता था। तो ये जो स्टोइसिज्म वर्ड आया ना, ये आया है स्टोआ पोइकिले से। ये एक बिल्डिंग थी, इस टाइप की बिल्डिंग होती थी, यहाँ पे बैठ के अपनी ज्ञानबाजी करते थे आपस में ज़ीनो और उसके स्टूडेंट वगैरह सब। तो उनको सबको स्टोइक्स बोलना चालू कर दिया और स्टोइसिज्म हो गया, क्योंकि स्टोया पोइकिले में वो बैठते थे। ज़ीनो क्यों रेलेवेंट है? ज़ीनो इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि रोमन एम्पायर जो था वो बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था स्टोइसिज्म से, और स्टोइसिज्म क्योंकि ज़ीनो सोक्रेटिस से इन्फ्लुएंस हुआ था, तो नेचुरल लॉ थ्योरी से इन्फ्लुएंस हुआ था, तो स्टोइसिज्म एक तरह से नेचुरल लॉ थ्योरी का ही ब्रांच था। तो रोमन्स ने नेचुरल लॉ थ्योरी को अपने लीगल सिस्टम में इनकलकेट किया, और उन्होंने 3 डिवीज़न बनाए ऑन बेसिस ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी अपने लीगल सिस्टम में। उन्होंने अपने लॉज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। जस्ट सिविले, सिविल लॉज जो रोमन सिटीजन्स पे अप्लाई होते थे। जस्ट नेचुरलिस, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल लॉ, क्योंकि वो इम्यूटेबल ट्रूथ होते हैं। और जस्ट जेंटियम। जस्ट जेंटियम क्या होते थे? जस्ट नेचुरलिस्ट के बेसिस पे वो रूल्स बनाते थे जो फॉरेनर्स पर अप्लाई करता था मैजिस्ट्रेट। और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ था, क्योंकि इंटरनेशनल लोगों पे, सिटीजन्स के बाहर के लोगों पे कर रहे हो ना आप। सिटीजन्स तो अपने खुद के देश के हो गए, दूसरे स्टेट के लोगों को आप एडजुडिकेट कर रहे हो जस्ट जेंटियम के थ्रू, वो भी 2000 साल पहले। तो ये फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट जेंटियम इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और ये तीनों कैटेगराइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल लॉ थ्योरी से इनने ये इंस्पिरेशन ली है कैटेगरीज बनाने की, और ज़ीनो ने इनको इंट्रोड्यूस कराया नेचुरल लॉ थ्योरी से स्टोइसिज्म के थ्रू, और स्टोइसिज्म का फाउंडर था ज़ीनो। समझ गए? ज़ीनो के बाद एक और बंदा था सिसेरो। सिसेरो बेसिकली रोमन फिलोसफर था, लॉयर वॉयर था वहाँ पे, ठीक है। और वो बोलता था कि लॉ इज़ द हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर विच कमांड्स व्हाट ऑट टू बी डन एंड फॉरबिड्स द अपोजिट। मतलब ये भी वही वाली बात करता था कि जो लॉ है वो इम्प्लांटेड है नेचर में, ठीक है, और वो अपने आप बताता है और ऑर्डर देता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा नहीं है, बस इतना ध्यान रख लो नेचुरल लॉ थ्योरी का प्रोपोनेंट था। तो ये हमारा एंशिएंट पीरियड हो गया कंप्लीट। ग्रीस के ये 3 ज्ञानी और रोम के ये 2 ज्ञानी, मेन ये सारे फिलोसफर हैं। नेक्स्ट बात करें मिडिवल पीरियड की, जो कि 10th से 12th सेंचुरी के बीच का पीरियड था। कैथलिक फिलोसफर बहुत थे इसमें, ठीक है। थियोलॉजियंस मतलब जो रिलीजन से रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं, ऑफ मिडल एजेस गेव अ न्यू थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। अब क्या हुआ कि इन्होंने थियोलॉजिकल बेसिस तो दिया, लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने इम्प्रूव कर दिया। इन्होंने जो पुराना ऑर्थोडॉक्स सिस्टम था ना क्रिश्चियंस का, वो पूरा चेंज कर दिया, और इन्होंने लॉजिकल और सिस्टमैटिक बनाया पूरे रिलीजन को भी।
इसमें जो मेन प्रोपोनेंट था ना वो था थॉमस एक्विनास। ये बहुत होशियार आदमी था। थॉमस एक्विनास वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट नेचुरल लॉ फिलोसोफर इन दिस टाइम पीरियड। अब वो क्यों था वो मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर थॉमस एक्विनास, संत थॉमस एक्विनास जी ने डिवाइड किया लॉ को 4 स्टेजेस में। इन्होंने बोला लॉ ऑफ गॉड होता है, उसके बाद नेचुरल लॉ होता है, फिर डिवाइन लॉ होता है और ह्यूमन लॉज होता है। लॉ ऑफ गॉड तो गॉड को ही पता होगा, नेचुरल लॉ रीजन के थ्रू रिवील होता है, डिवाइन लॉ स्क्रिप्चर्स में लिखा होता है और ह्यूमन लॉ जो हम लॉ बनाते हैं वो है। अब इन्होंने होशियारी कहाँ पे करी, जो इन्होंने एकदम मास्टर स्ट्रोक खेला। इन्होंने बताया कि नेचुरल लॉ तो खुद को रिवील करता है भाई नेचुरल रीजन के हिसाब से, ये सारे इंसानों पे अप्लाई होता है, सबको गवर्न करता है इन देयर अफेयर्स एंड रिलेशन। चलो भाई लेजिट बात है। डिवाइन लॉ जो कि लॉ ऑफ स्क्रिप्चर्स है, उन्होंने बोला फॉर डिवाइन लॉ चर्च इज द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट इट। उन्होंने बेसिकली क्या करा, उन्होंने पहले था चर्च की बात माननी है। क्यों माननी है? क्योंकि माननी है, क्योंकि चर्च बोल रहा है। कोई लॉजिक नहीं था उसके पीछे, फेथ थी सिर्फ। फेथ क्या होती है? बस विश्वास, अंधा विश्वास, और वो विश्वास धीरे धीरे लोगों में कम हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दी एक थ्योरी, इन्होंने मस्त सी एक थ्योरी दी जिसमें सब लॉजिक वॉजिक सब बैठ रहा है, और इन्होंने स्ट्रेंथन करी चर्च की पोजीशन, क्योंकि इन्होंने चर्च को अथॉरिटी दे दी स्क्रिप्चर इंटरप्रेट करने की। और स्क्रिप्चर क्या होते हैं? स्क्रिप्चर होते हैं डिवाइन लॉ। तो चर्च बताएगा डिवाइन लॉ क्या है स्क्रिप्चर्स पढ़ के। तो इस तरह इन्होंने सुप्रीमेसी ऑफ चर्च स्ट्रेंथन करी, शायद इसीलिए सेंट थॉमस एक्विनास हैं। और इन्होंने एक रैशनल आर्गुमेंट दिया इन फेवर ऑफ रिलीजन एंड चर्च। अच्छी बात है, बुरी बात है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन अच्छा था मूव, अच्छा स्मार्ट मूव था। अकॉर्डिंग टू एक्विनास पॉजिटिव लॉ मस्ट कन्फर्म टू नेचुरल लॉ। ये वाली बात तो सारे नेचुरल लॉ वाले बोलते ही हैं कि पॉजिटिव लॉ को तो नेचुरल लॉ के कन्फर्मिटी में होना ही पड़ेगा, वरना वो डेरोगेटरी है, वरना उसको हटा देना चाहिए वगैरह वगैरह, नेचुरल लॉ के कंपैटिबल होना चाहिए। लेकिन ये जो डिवाइन लॉ, लॉ ऑफ स्क्रिप्चर्स है, ये काफ़ी अच्छा दिया था थॉमस एक्विनास ने। जो थर्ड पीरियड की हम बात करेंगे वो है रेनेसां पीरियड, 14 से 17 सेंचुरी। इस पीरियड में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ आर्ट्स में, म्यूज़िक में, पोइट्री में, बहुत चीज़ों में। तो नेचुरल लॉ थ्योरीज में भी हुआ, और इसमें आई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के हिसाब से जो अपनी सिविलाइजेशन है वो हमेशा स्टेट ऑफ नेचर में रहती है, ठीक है। जिस स्टेट ऑफ नेचर में ना तो कोई राइट्स होते हैं किसी के पास और ना ही कोई ड्यूटी होती है किसी के ऊपर, और फिर सारे के सारे लोग आपस में आके एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सब अपने आप को थोड़े बहुत राइट्स देते हैं, थोड़े बहुत अपने राइट्स स्टेट को दे देते हैं, और उसके बाद एक मतलब वैसी सोसाइटी बनाते हैं कि हाँ भाई अपन सब सेफ है, मैं तेरे को नहीं मारूंगा, तू मेरे को मत मार। तो सबसे बेसिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये हो जाता है कि आप मेरा मर्डर मत करना, तो आपका मर्डर मैं नहीं करूंगा। तो बोले चलो अच्छी बात है, ये तो अपन दोनों अग्रीमेंट कर लेते हैं। तो बेसिक फॉर्म ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी अलग अलग तरह के होते हैं। 3 मेन फिलोसफर हैं जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे काफ़ी डिटेल में बात करी है। एक है थॉमस हॉब्स, एक है जॉन लॉक, और एक है जीन जैक्वेस रूसो। सही बोल रहा हूँ मैं पता नहीं, लेकिन जीन जैक्वेस रूसो, ये 3 फिलोसफर्स हैं जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है। इन तीनों की थ्योरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो थोड़ी थोड़ी अलग है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सेम भी है। सबसे पहले बात करें थॉमस हॉब्स की। इन्होंने बताया कि एक स्टेट ऑफ नेचर जो है ना, हर आदमी ने जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है उसने स्टेट ऑफ नेचर बताया। थॉमस हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर है, उसमें आदमी की हमेशा फटी पड़ी रहती है, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि मेरे को कोई भी आके मार के चला जाएगा, और वर्ल्ड एक हॉरिबल प्लेस है और कोई चैन से सांस नहीं ले सकता, वही जंगल राज है। अगर हिरण थोड़ी देर के लिए सतर्क नहीं रहता है तो शेर उसको खा जाएगा वाली सिचुएशन है। तो सारे के सारे लोग आते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट में और सारी की सारी पावर स्टेट को दे देते हैं, थोड़ी बहुत नहीं, अपने सारे राइट स्टेट को दे देते हैं, और स्टेट हो जाता है सॉवरेन और रिस्पॉन्सिबल हो जाता है प्रोवाइड करने के लिए सबको सिक्योरिटी। लेकिन पावरफुल फुल होता है स्टेट, ठीक है। स्टेट के पास अनाप शनाप पावर होती है। इन्होंने अपनी बुक लिखी है, एक लेवियाथान बुक है इनकी। लेवियाथान एक सी मॉन्स्टर होता है, वो सी मॉन्स्टर को इन्होंने स्टेट से कंपेयर करा है, जो सॉवरेन है उससे कंपेयर करा है। उन्होंने बताया कि जैसे लेवियाथान जो सी मॉन्स्टर होता है उससे आप लड़ नहीं सकते, उसको आप हरा नहीं सकते, ऐसे ही जो गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट को भी आप हरा नहीं सकते। इनके हिसाब से जो गवर्नमेंट होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, कभी डिवाइड नहीं होनी चाहिए, उसका कोई अपोजिशन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइक अ स्ट्रांग इनविंसिबल क्रीचर लाइक लेवियाथान,
ठीक है। लेवियाथान यहाँ पे गवर्नमेंट है इनकी किताब में, बहुत फेमस किताब है इनकी लेवियाथान, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। तो बेसिकली इनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की और स्टेट ऑफ नेचर की थ्योरी है, उनके हिसाब से एब्सोल्यूट अथॉरिटी है सॉवरेन के पास। सुपर स्टेबल सिक्योर गवर्नमेंट कभी प्रोटेस्ट नहीं करना है, कभी ओवरथ्रो नहीं कर सकते गवर्नमेंट को बेसिकली। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं, एक तो लेवियाथान है और एक है बेहेमथ। इसके बाद दूसरे जो बंदे हैं जॉन लॉक, इनका स्टेट ऑफ नेचर थोड़ा अलग है और इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी थोड़ा अलग है। ये इंडिविजुअलिज्म पे बहुत फोकस करते हैं और ये लिबर्टी पे भी काफ़ी फोकस करते हैं। ये बोलते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब साइन करते हैं लोग आके, तो वो अपने सारे के सारे राइट सॉवरेन को नहीं दे देते, थोड़े से ही राइट सॉवरेन को देते हैं। और इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को भी काफ़ी वैल्यू दी है। हॉब्स ने सिर्फ राइट टू लाइफ की बात की, इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी और लिबर्टी की भी बात करी है, इन्होंने इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करी है। थोड़े एडवांस थे, ठीक है। ये थोड़ा मतलब जंगल राज नहीं मानते थे दुनिया को, बोलते थे कि आप स्टेट को चूज़ कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट आपको एकदम बुरे से बुरे बस राइट टू लाइफ दे रहा और कुछ दे नहीं रहा। स्टेट को आपको लिबर्टी भी देनी पड़ेगी और स्टेट को आपको राइट टू प्रॉपर्टी भी देना पड़ेगा। राइट टू लाइफ से ऊपर की चीज़ें स्टेट को आपको देनी पड़ेगी। हॉब्स के जैसे उनका ये ओपिनियन नहीं था कि जो सॉवरेन की पावर है वो अनलिमिटेड होनी चाहिए। जो इंडिविजुअल है वो प्रोटेस्ट करने के लिए उसके पास पावर होनी चाहिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और अगर गवर्नमेंट ज़्यादा चूँ चपड़ कर रही है, ज़्यादा नाटक कर रही है, तो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की भी पावर होनी चाहिए इंडिविजुअल्स के पास। अगर गवर्नमेंट नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही इंडिविजुअल्स के राइट बेसिकली, मतलब अपना काम नहीं कर पा रही है। तो जॉन लॉक की फेमस किताब है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये भी क्वेश्चन आ जाता है काफ़ी बार, तो आप याद रखना। उसके बाद है जॉन जॉकेस रूसो। जॉन जॉकेस रूसो ने बोला कि जो मैन है वो एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द राइट्स ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम। दे सरेंडर्ड द राइट्स नॉट टू अ सिंगल इंडिविजुअल बट टू द कम्युनिटी एज अ होल। इन्होंने जनरल विल की थ्योरी दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी में इनकी जनरल विल का बहुत एसेंशियल रोल है। थ्योरी ऑफ जनरल विल बोलती है कि जो सब लोगों की इच्छा होती है ना, उसको जनरल विल बोला जाता है। तो आपको उस जनरल विल को ओबे करना चाहिए, क्योंकि वो सब लोगों की इच्छा है और आप सब लोगों में आते हो, तो वो आपकी इच्छा है। द गवर्नमेंट एंड लॉ बोथ शुड बी अडेयरिंग टू द जनरल विल। इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू रूसो। अब रूसो के हिसाब से इंडिविजुअलिटी की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन कम्युनिटी की वैल्यू है। लेकिन इनकी थ्योरी में लूपहोल्स ये हैं कि जनरल विल क्या है ये कौन बताएगा, और अगर जनरल विल वोटिंग से बताओगे तो जो माइनॉरिटी वोट है उनका क्या, उनकी तो विल नहीं है। तो ये थोड़े से इनके कॉम्प्लिकेशंस थे, लेकिन इनकी जनरल विल की थ्योरी थी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है, जनरल विल की थ्योरी किसने दी। इनके फेमस वर्क हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कन्फेशंस और डिस्कोर्स ऑन इक्वालिटी। अब बात करते हैं फोर्थ और लास्ट पीरियड की, जो कि मॉडर्न पीरियड 1920th और अभी वाली जो सेंचुरी 21st जो चल रही है। 19th सेंचुरी से काफ़ी लोगों ने, काफ़ी फिलोसफर्स ने नेचुरल लॉ थ्योरी को मानना छोड़ दिया। उनको ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ए प्रायरी है ना, कि नॉलेज अपने आप आ जाती है बिना कोई एक्सपीरियंस के, और देयर आर सर्टेन इम्यूटेबल ट्रूथ्स, इनको ये लगा ये बुलशिट है, ये बकवास है, हम नहीं मान रहे, ये वाला था। और ये सारे पॉजिटिविस्ट स्कूल वाले, एनालिटिकल स्कूल वाले थे अधिकतर। डेविड ह्यूम थे, उन्होंने बोला था कि नेचुरल लॉ कहता है कि वैल्यूज़ आर इनहेरेंट इन नेचर विच इज़ नॉट ट्रू। वैल्यू और कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस चेंज होता रहता है जगह टू जगह, और बात सच बात है, हर जगह का जस्टिस का कॉन्सेप्ट अलग होता है। अगर कोई परफेक्ट कंप्लीट सिस्टम एग्जिस्ट करता जो आदमी ढूंढ सकता है बिना एक्सपीरियंस के, तो इतने अलग अलग इंटरप्रिटेशन लॉ के क्यों होते पूरी दुनिया में, ये डेविड ह्यूम ने पूछा, जो कि काफ़ी लेजिट सवाल है, सही बात है। दूसरा आए बेंथम, ये भी एनालिटिकल स्कूल के हैं। दूसरे आए बेंथम, ये एनालिटिकल स्कूल के हैं, ये यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी की बात करते हैं, वो अपन एनालिटिकल स्कूल में पढ़ेंगे। बेंथम ने बोला, और ये काफ़ी बार क्वेश्चन भी आ जाता है, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स वाला। नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स किसने बोला? बेंथम ने बोला। उन्होंने डिस्क्राइब किया नेचुरल लॉ को सिंपल नॉनसेंस, नेचुरल एंड इनप्रिस्क्रिप्टेबल राइट्स, रेटोरिकल नॉनसेंस, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता कि नेचुरल या इम्प्रिस्क्रिप्टेबल। इम्प्रिस्क्रिप्टेबल मतलब जो आप किसी से वापस नहीं ले सकते। बेंथम के हिसाब से जो राइट्स होते हैं इंडिविजुअल को स्टेट देता है और स्टेट वापस भी ले सकता है, ठीक है। तो ये जो इम्प्रिस्क्रिप्टेबल राइट्स है ना, कि हर आदमी के पास राइट्स कुछ होते ही हैं जो कभी नहीं जा सकते, और ये सब नॉनसेंस बोला उन्होंने उसको बोला नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स। फिर उसके बाद बात आती है ऑस्टिन की। ऑस्टिन तो सबसे बड़े पॉजिटिविस्ट हैं, इन्होंने बिल्कुल ही विश्वास नहीं किया नेचुरल राइट्स थ्योरी में। इनके हिसाब से सारे राइट क्रिएट करता है स्टेट,
और एनफोर्स भी करता है स्टेट। अगर स्टेट नहीं हो दुनिया में तो ऐसे कोई राइट्स नहीं है जो नेचुरल लॉ थ्योरी के हिसाब से आपको मिल रहे हैं, सब स्टेट ही देने वाला है। उन्होंने कुछ एक्नॉलेज नहीं किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, उन्होंने कहा कि पीपल ने कंसेंट नहीं करा कि स्टेट की बात मानेंगे, स्टेट ने उनके जूत दे के बोला कि हमारी बात मानो। जो गवर्नमेंट है उसने अपनी बात फोर्स से मनवाई, ऐसा नहीं कि आपने जाके गवर्नमेंट को बोला कि हम आपकी बात मान लेंगे। तो जो कमांड्स ऑफ स्टेट है ना वही लॉ है, समझ गए ऑस्टिन के हिसाब से। तो ये सारी मतलब बैकलैश आया ए प्रायरी नॉलेज को, मतलब बेसिकली नेचुरल लॉ थ्योरी को। 19th सेंचुरी के 20th सेंचुरी में काफ़ी अटेम्प्ट किए गए टू रिवाइव नेचुरल लॉ। ये क्यों किया गया? क्योंकि एक नीड फील हुई कि बेसिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स कुछ होने चाहिए जो हमेशा सोसाइटी में होने चाहिए नो मैटर व्हाट। वर्ल्ड वॉर हो गए थे, बहुत सारा समाज की हालत बहुत ख़राब थी, तो एक आइडियल ऑफ जस्टिस की डिमांड थी कि हाँ भाई चाहिए हमको एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो नेचुरल लॉ थ्योरी वही बात कर दी, एक स्टैंडर्ड होता है हमेशा, ह्यूमन हो तो आप अंदर से आपके गुडनेस आएगी, वर्च्यू आएगा, फॉर्म्स होंगे, वो वाली सब चीज़ें सोसाइटी को ज़रूरत है। तो इसके फेवर में स्टैमलर ने बोला, वो एक्सपोनेंट थे नेचुरल लॉ विद अ वेरिएबल कंटेंट के। इसका भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि किसने बोला है, स्टैमलर ने बोला है। ये एक हाइब्रिड थ्योरी है बिटवीन एनालिटिकल एंड नेचुरल लॉ स्कूल। अब इसको ध्यान से समझो। स्टैमलर बोलते हैं कि एक टेक्निकल लीगल साइंस होती है और एक थ्योरेटिकल लीगल साइंस होती है। जो टेक्निकल लीगल साइंस होती है ना वो डिसाइड करती है कि लॉ का कंटेंट क्या होगा, और थ्योरेटिकल लीगल साइंस डिसाइड करती है कि अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या होंगे। सो बेसिकली लॉ डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट सोसाइटी के, ऐसा स्टैमलर बोलते हैं। तो ये बेस होएगा ए पोस्टेरियरी नॉलेज पे, मतलब सोसाइटी के एक्सपीरियंस के हिसाब से डिफरेंट लॉज। लेकिन जो एंड अचीव करना है ना, जो गोल अपने को अचीव करना है, वो असर्टेनेबल है ए प्रायरी मेथड से, मतलब वो विदाउट एक्सपीरियंस भी आप असर्टन कर सकते हो। तो स्टैमलर का काफ़ी सेंस बन रहा है नेचुरल लॉ विद अ वेरिएबल कंटेंट कि हर सोसाइटी के अलग अलग लॉज होंगे उस सोसाइटी की नीड के हिसाब से, लेकिन इन दी एंड गुडनेस, वेलफेयर, जस्टिस, ये सब तो सबको चाहिए ही ना। तो ये सब तो अपने को ए प्रायरी मेथड से विदाउट एक्सपीरियंस भी पता पड़ जाएगा कि अपने को एंड में चाहिए क्या, गोल क्या है अपना, ठीक है। तो ये मिक्स इन्होंने एक हाइब्रिड थ्योरी बनाई ए पोस्टेरियरी नॉलेज की और ए प्रायरी मेथड दोनों को मिला के। जॉन रॉल्स थे, उन्होंने अपनी बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में एक मिडिल ग्राउंड फाइंड करने की ट्राई करी। जॉन रॉल्स ने अपनी बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में एक मिडिल ग्राउंड फाइंड करने की ट्राई की। ये यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी के प्रोपोनेंट हैं और इन्होंने यूटिलिटेरिज्म और नेचुरल लॉ दोनों को मिला के हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बना के ओरिजिनल पोजीशन और वेल और इग्नोरेंस के, इसको डिटेल में दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, डिटरमाइन करना चाहा सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये बेसिकली जॉन रॉल्स ने जो करा वो यूटिलिटेरियनिज्म का और नेचुरल लॉ का एक मिक्स मिला जुला हाइब्रिड टाइप है। तो ये दोनों ही केसेस में मिक्स करके नेचुरल लॉ को यूज़ किया जा रहा है, जस्टिफाई किया जा रहा है, और सही भी है। मतलब एक सच्चाई थोड़ी ना होती है, इन्होंने दो थ्योरीज के अच्छे पार्ट लेके उनको जोड़ के कुछ बनाने की ट्राई की है। उसके बाद जेरोमी हॉल थे, उन्होंने बोला कि अपने को सारे डिसिप्लिन्स को रीयूनाइट करना है। जूरिस्प्रूडेंस शुड बी एडवोकेट इन द सेंस दैट इट विल कंबाइन पॉजिटिविस्ट जो मैनमेड लॉ होता है, नेचुरलिस्ट और सोशलिस्ट स्टडी ऑफ लॉ, और इन्होंने इसको टर्म दिया इंटीग्रेटिव जूरिस्प्रूडेंस। तो इन्होंने भी सेम बात बोली कि सब कुछ जोड़ के एक सुपर थ्योरी बनाने की टाइप की जरूरत है, इंटीग्रेटिव जूरिस्प्रूडेंस जिसको बोलेंगे। तो ये इसको रिवाइव करने का नेचुरल लॉ को अटेम्प्ट था 20th सेंचुरी में। इसके बाद अब 21st में तो अपन है ही, तो कोई डेवलपमेंट होंगे तो आगे की जनरेशन पढ़ेंगी, अपने को तो यहीं तक पढ़ना है अभी तक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको करा दिया। तो गाइस ये हो गया हमारा नेचुरल लॉ स्कूल कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और लाइक मार दो और कमेंट मार दो और अपने सारे दोस्तों को दिखा दो। इतना इंटरेस्टिंग वे में जूरिस पढ़ाया है, लाइक तो बनता है यार। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इधर या फिर नीचे जाके, और कमेंट करिए और लाइक करिए और बताइए मुझे कमेंट में कैसा लगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, शुक्रिया, थैंक यू।